आपने सीमेज खोलने का डिसीजन कब लिया और हाउ डिड सीमेज हैपन? After my school, I used to handle my father's business, and like the first time I have taken care of business when I was in class fifth. सो सीमेज की जर्नी में व्हाट वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू वेयर यू थॉट कि नहीं वी हैव डन समथिंग ग्रेट एज अ सीमेज फैमिली या फिर इंस्टीट्यूशन जो आपके संस्थान थे? कोई एक वार्तालाप आप शेयर करना चाहेंगे, कोई एक डिस्कशन जो आपने कलाम साहब से करी? बट अगर ये मेघा इस जर्नी में साथ नहीं होती तो ये जर्नी यहाँ तक नहीं पहुंची। सो फ्रॉम दिस जर्नी आपने सीमेज खोलने का डिसीजन कब लिया और हाउ डिड सीमेज हैपन? और आई एम आल्सो इंटरेस्टेड अबाउट हाउ वाज योर फाइनेंशियल कंडीशन एट दैट टाइम? सीमेज टेक्निकल संस्थान खोलना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। और आई थिंक आपने जिस टाइम पे खोला है उस टाइम पे इवन द इकोसिस्टम एज यू सेड was not ready. Bihar was not very much ready, or maybe even Bihar was ready, but scenarios were not very much in place. So ऐसे समय पे आपने ये थॉट कैसे आया और what were the challenges you faced? And at the same time I would also like to know about your financial condition, और साथ में आप ये भी जोड़ देना जो आप बराबर कहते भी रहते हैं, 250 से 250 तक। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि 250, मेरी जो जानकारी है, 250 रुपए से एक इंसान शुरू करता है और आज 250, लगभग 250 करोड़ की के एक संस्था को खड़ा करता है। एंड दैट इज कंप्लीटली एंड इवन ही सेज इन मल्टीपल ऑफ हिज स्पीचेस कि ये अपने संस्थान से बस और बस अपने सैलरी के अलावा और कुछ नहीं लेते हैं, जो मेरी जानकारी है। तो जो पूरी तरह से समर्पित भाव से एक संस्था को अपना परिवार, अपने सदस्य की तरह समझा आपने, तो kudos to you. And Neeraj ji, put some light on, how did it all start? Well, it all started way back in 1995. Oh, Yeah, so 95 was the year when I did my 10th, my matriculation. That was from a government school. It is Marwadi Uच्च Vidyalay, which is in Patna city. Anybody from Patna city Chowk area must be knowing about Rajyakrit Marwadi Uच्च Vidyalay. It's a government school. yeah. And Tanmay, he has joined from London. He is from Patna. Like he has got his education from Patna. He should be knowing. Yeah. Anyway, anyway, so it's a prominent school in Patna city. And prior to that itself, my father met an accident. He was a trader. Trader means he used to supply chemical raw materials to plastic and PVC pipe industry in Bihar. So बिहार में कुछ PVC पाइप फैक्ट्रियां हैं और उसके अलावा कुछ प्लास्टिक के यूटेंसिल्स बिहार में बनते हैं, पॉलीथीन वगैरह बनते हैं और प्लास्टिक मटेरियल्स बनते थे। तो ही यूज्ड टू सप्लाई पिगमेंट्स एंड कलर एंड chemicals for those factories. And but then he met an accident when I was in class 6th, and that was the time I was actively taking care of my father's business because he was completely bedridden for a long duration. And I was the only son. Apart from me, my sisters were there, and they were also helping me. My sisters were also helping because to run the family affairs, we need to help to continue my father's business. And he was having one shop, but that shop was closed because he was not able to maintain the shop. So we were doing this entire business of supplying this raw material from our house itself. Living in a rented house with 2 rooms. 2 कमरे का एक रेंटेड मकान था, वहीं उसी में रहते थे और वहीं पर हमारे पास थोड़ा स्पेस था जहां पर हम अपने केमिकल्स वगैरह को रखते थे। उसके अलावा गोडाउन थे जहां पे पापा अपने केमिकल्स को रखते थे बगल में, और जो भी लोग ऑर्डर आता था या जो भी पार्टीज आती थी, डिमांड आता था, उनको हम लोग सप्लाई करते थे। तो आफ्टर माई स्कूल आई यूज्ड टू हैंडल माई फादर्स बिजनेस, एंड लाइक द फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन केयर ऑफ बिजनेस व्हेन आई वाज इन क्लास 5th। जब मैं क्लास 5th में था तो माई फादर यूज्ड टू गो एवरी ईयर फॉर 1 month टू राजस्थान टू ए होली पिलग्रिमेज। तो 1 महीने का उनका टूर होता है पापा का। तो मैं एक बार बोला कि मैं इस साल नहीं जाऊंगा आपके साथ, मैं यहीं पटना में रुकूंगा। तो बोले तुम अकेले कैसे हो, इतने छोटे हो? तो बोला ठीक है, नानी घर बगल में है, मैं नानी घर में रहूंगा और स्कूल से यहाँ अपने घर में आऊंगा, जो पार्टियों के ऑर्डर आएंगे उनको सप्लाई करूंगा और फिर नानी घर चला जाऊंगा। तो उस 1 महीने में एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट का मैंने सेल किया। तो माई फादर वॉज हैप्पी and then said, you can do it. So next year onwards, you will not go with us, you will stay in Patna only. And then, you were just 9 or 10 years ish, yes, right? Yes, Okay. 10 years old. तो फिर लेकिन फिर बाद में पापा का एक्सीडेंट हो गया। वी वेंट टू मसूरी में पापा का एक्सीडेंट हो गया था।
तो पापा को बेड रिडन हो गए, तो मुझे और ज्यादा फिर उनके बिजनेस को ध्यान देना पड़ा, और मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था सरकारी स्कूल में। और फिर जब 10th क्लास मेरा 95 में होता है, माई मदर यूज टू ऑलवेज गिव मी दिस मोटिवेशन that Neeraj, you have to take care of the family because the family financial conditions were not good. So she used to give me this regular motivation that you need to do something, and we have a shop और वो shop बंद है, so after your 10th you should open the shop because the financial condition will not improve unless and until we run the shop. From home we cannot do much business. Okay. So after 10th I started the shop, and I started another business that was from 250 rupees, and that was a small advertisement in running classified ad, and that was for distribution of deep discount bonds of IDBI and ICICI. Acha. In those days, IDBI was not a bank, ICICI was not a bank. They were industrial financing institutions, and they used to come up with deep discount bond of 25 years and 20 years. So IFCI, SIDBI, IDBI, ICICI, इनके बॉन्ड आते थे, तो मैं इन बॉन्ड्स को मार्केट करता था, और मुझे पर बॉन्ड 150 रुपीज का कमीशन मिलता था। अच्छा। 5,000 रुपीज के बॉन्ड को सेल करने पे मुझे 150 रुपीज का कमीशन मिलता था। तो मतलब उस जमाने में मैं पेपर में ऐड देता था, और उस ऐड में मतलब 15 शब्द तक एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता था। तो मैं एग्जैक्टली 15 शब्द का ऐड बनाता था कि मेरा कोई एक्स्ट्रा पैसा ना लगे। और पापा का फोन नंबर था, तो वो फोन नंबर देते थे, तो सुबह में घर में फोन लेते थे, और जहां जहां से फोन आता था वहां वहां उनके घर में जा करके उनसे फॉर्म लेकर के मैं मतलब वो IDBI ICICI का बॉन्ड्स बेचता था। हाँ, तो वो इंटरेस्टिंग वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मुझे बहुत सपोर्ट मिला जब मैं किसी के घर में जाता था उस जमाने में आफ्टर माई 10th, तो वो देख के आश्चर्य करते थे, बोलते थे तुम्हारे पापा है नहीं आए? बोले नहीं, मेरा नाम नीरज अग्रवाल है, आपकी मेरे से ही बात हुई थी। तो छोटे बच्चे को देखकर उनका रिएक्शन ये होता था। हाँ, लेकिन वो मतलब एक बार अगर कोई मेरे से थ्रू इन्वेस्टमेंट करता था, तो फिर उसको अच्छी सर्विस मिलती थी कि ये आज आके फॉर्म ले गया, कल आकर के एक्नॉलेजमेंट दे गया, और उसके बाद फिर वो अगला कोई भी, उस जमाने में कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, व्हाट्सएप या कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं था। मोबाइल इनफैक्ट 95 में आ गया था, लेकिन मेरे पास नहीं था। हाँ, तो दैट वाज अ गुड जर्नी, और उसमें मैंने अच्छा पैसा वहां पर कमाया। हाँ हाँ, और मतलब बहुत सारी कंपनियों ने इनफैक्ट मुझे उस जमाने में जॉब ऑफर कर दिया था। दिस बिग कंपनी श्रीराम ग्रुप, इट्स अ साउथ इंडिया बेस्ड ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, दे वर सो हैप्पी विथ माय एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। दे सेड कि तुम मेरा ग्रुप ऑफिस पटना ऑफिस ज्वाइन कर लो। No, I am continuing my studies also. I am taking care of my father's business also, and I am having my own independent business also. So that was doing good. एंड बट देन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, कुछ मेरा एक हेवी अमाउंट था कमीशन का, वो यहाँ पर किसी एक ब्रोकर ने मुझे पे नहीं किया, जिनके अंडर में मैं काम कर रहा था। तो आई स्टॉप दैट बिजनेस। माय फादर आल्सो सेड कि इतना मेहनत की है और तुम्हारा पेमेंट रख लिया किसी ने, तो आई स्टॉप दैट बिजनेस। So, and in the journey of, as we are talking about, the journey of Seamage. So, Seamage की journey में, what was the biggest breakthrough? Where you thought कि नहीं, we have done something great as a, as a Seamage family या फिर institution जो आपके संस्थान थे। अगर मैं सिमेज की बात करूं, तो सिमेज में सबसे बड़ा जो मैं ब्रेक थ्रू देखता हूं, मैं 2-3 ब्रेक थ्रूज यहाँ पर रिकलेक्ट कर पाता हूं। जो सिमेज को सबसे बड़ा स्टार्टिंग स्टेपिंग स्टोन मिला, वो मिला APJ कलाम के आने से। जब कलाम साहब आए, एक तो वो हमारे लिए अनइमेजिनेबल था कि कलाम साहब मेरे इनविटेशन पर पटना आएंगे, या पटना आएंगे तो वो मेरे यहाँ पर आएंगे। And that was year 2011। 2009 में सिमेज शुरू हुआ था, और चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया था, CM ने इनॉग्रेशन किया था। लेकिन उससे बड़ा, मतलब CM के इनॉग्रेशन से ज्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू मैं मानता हूँ APJ कलाम साहब का आना। दैट वाज मतलब बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस जमाने में। और 2011 के बाद 2012 में हमारा पहला बैच प्लेसमेंट के लिए तैयार हुआ था। और आपने इनवाइट किया, आई एम जस्ट क्यूरियस कि आपने ये थॉट प्रोसेस 9 में स्टैब्लिश हुई संस्थान, और आपने 11 में इनविटेशन भी भेज दिया कलाम साहब को। तो वो कैसे हुआ था? हाउ वाज, दैट इज अ डेयरिंग स्टेप, आई बिलीव। आई केम टू नो कि कलाम साहब पटना आने वाले हैं, और उनका पटना में कुछ इवेंट था, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो मैंने उनको इस रूप से हम लोग इनवाइट करने के लिए गए कि हमने अपनी एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई थी।
और उस पब्लिक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे पास किताबें बहुत ज्यादा थी, अभी भी हैं, जो हमारी लाइब्रेरी है। और मेरी लाइब्रेरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स मटेरियल की कलेक्शन नहीं था। मेरी लाइब्रेरी में लिटरेचर है, मेरी लाइब्रेरी में हिस्ट्री है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, क्लासिक्स, मतलब मैंने पूरा कलेक्शन बहुत शौक से तैयार किया था। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आईटी का पेपर पढ़ने में, या मैनेजमेंट वाले जो है वो फिनांस अकाउंट्स पढ़ने में उनको लगता है समय ही नहीं मिलता है, तो वो कब लिटरेचर पढ़ेंगे। तो मुझे लगा कि इसको ऐसा करते हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो रिटायर्ड पर्सन हैं, या जो लोग बुक लवर्स हैं, उनके लिए इस लाइब्रेरी को हम इवनिंग आवर्स में ओपन कर देते हैं। तो मैंने पब्लिक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बनाया। तो मेरी कलाम साहब से राजभवन में मुलाकात हुई और मैंने उनको प्रपोजल दिया कि सर, मैंने पब्लिक लाइब्रेरी बनाई है, अगर आप आ जाएंगे तो मेरी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और मेरे को फ्री में एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। तो ही एग्रीड। ही वाज सच्चे मतलब Lovely, नोबल sir. पर्सन। Lovely, sir. Yeah, that हाँ, is so kind of you. Yeah. वो आदमी अलग तरह के एकदम, मतलब उनको लगा कि ठीक बात है, अगर ये पब्लिक लाइब्रेरी बनाया है। और कोइंसिडेंटली उसी वक्त हमने एक बुक एग्जीबिशन लगाई हुई थी। अच्छा. तो पूरे बुक्स जो हमारे पास लगभग 40-50 हजार किताबें थी, अभी भी हैं, अब तो ज्यादा है। तो उसका मैंने एग्जीबिशन लगा रखा था। तो और कलाम साहब जिस दिन हमारे यहाँ आए उसके पहले वो एग्जीबिशन रिमूव होने का था। वो मंडे को आए हैं और सैटरडे तक एग्जीबिशन था। तो वो एग्जीबिशन सैटरडे को हटाया नहीं गया। मैंने बोला एज इट इज रहने दो इसको, हम लोग संडे है कल, मंडे को हटाएंगे। और मंडे को फिर कलाम साहब आ गए, बोले एक दिन और छोड़ दो, और वो रह गया। तो ही गेट ए कंप्लीट व्यू ऑफ मूविंग सीइंग द एग्जीबिशन। ही वाज वेरी डिलाइटेड। वो Okay. एग्जीबिशन पूरा देख Yeah, करके he वहां was पर। also a book, great book lover. हाँ, कोई और एक वार्तालाप आप शेयर करना चाहेंगे, कोई एक डिस्कशन जो आपने कलाम साहब से करी? That we'll move to the next question. I am loving the conversation and I hope that all the panelists are also very much interested and into the conversation. But we know that if we keep, इतनी सारी कहानियां हैं आपके पास कि मैं हाँ, चाहता हूँ कि मैक्सिमम आपसे ले सकूं अपने दर्शकों के लिए. जी. तो देखिए, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो रात को हमारे यहाँ पर 8 बजे आए थे। जी. और किसी एक्स प्रेसिडेंट का रात में 8 बजे, 8:30 बजे कहीं पे आना, और फिर वो लगभग 9:30-10 बजे तक रुके थे मेरे यहाँ। ही स्टेड बैक फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, पूरी एग्जीबिशन देखा। फिर हमने रातों रात, हमने मतलब रात में जब हमें 7 बजे कंफर्मेशन मिला था कि कलाम साहब आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि अच्छा. हाँ, हम राजभवन गए, वहां पे कंफर्मेशन मिला, वी रिटर्न बैक। हमने बच्चों के को इन्फॉर्म किया, स्टूडेंट्स को फोन किया, स्टूडेंट्स ने अपने बाकी फ्रेंड्स को फोन किया, तो सारे स्टूडेंट्स आ गए थे कॉलेज में। एंड देन ही एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑल्सो। और उन्होंने स्टूडेंट्स को वहां पर जो कुछ अपना जिनका रेगुलर मैसेज वो हर हर मीटिंग में, हर इंटरेक्शन में देते हैं, वो उन्होंने वहां पर भी दिया था कि आपको ग्रेड बनने के लिए क्या करना होगा। और बुक्स के बारे में भी उन्होंने सारी बातें वहां पे रखी थी। और एक उनकी एक फेवरेट बुक है लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स, तो वो किताब उन्होंने वहां रिकमेंड भी करी थी। और फिर मैंने वो किताब मंगा करके अपने बैच के बच्चों को भी दी थी, और सारे टीचर्स को मैंने वो बुक इशू करवाई थी। Okay, can you repeat the name? Light from मेनी लैम्प्स। Many Lamps. Okay, great, great. So that must be an interesting read for even my audiences as well. Coming to the next question, आप बताएं कि आपके इस जर्नी का अभी तक का सबसे प्यारा या सबसे ऐसा साथी कौन है जो आपके हर कठिनाइयों में, अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ रहा? वो राहगीर, वो हमसफर, वो प्यारा दोस्त जो आपके इस पूरे जर्नी में आपके साथ रहा? Obviously, it's a no-brainer. It's my wife Megha, and मेघा की भी मेरे से मतलब व्हेन आई स्टार्ट, मैंने आपको बताया अपने डिस्ट्रीब्यूशन, जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था 95 में मैंने शुरू किया था। फिर मैंने आपको बताया कि सैनिको इन्फोटेक हमने 2000 में शुरू किया था। इस बीच 2002 में मैं कंप्यूटर मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था। Okay. 2002 में, मतलब सैनिको इन्फोटेक के 2 साल बाद। और Okay. मैं चूंकि मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी थी, तो मैं बच्चों को वो पढ़ा रहा था। और मैंने वहां से अपने पढ़ाने का सफर की मतलब टीचिंग करियर की शुरुआत करी थी। और 2004 में, हाँ 2004 में हमने बिहार में बीपीओ ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था। उस जमाने में बीपीओ बूम चल रहा था इंडिया में, बीपीओ का, कॉल सेंटर्स का। और उस समय टेलीकॉम कंपनियां पूरे इंडिया में फैल रही थी। उस समय इंश्योरेंस कंपनियां, बीएफएसआई सेक्टर जो है हमारा, बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर आ चुका था, वो रैपिडली एक्सपैंड कर रहा था। पटना में प्राइवेट बैंक्स के ऑफिसेस खुल रहे थे, पटना में टेलीकॉम के ऑफिसेस खुल रहे थे, इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफिसेस खुल रहे थे।
तो मतलब एक डिमांड आ रही थी, और जो कॉलेजेस से ग्रेजुएट निकल के आ रहे थे वो उसके हिसाब से तैयार नहीं थे, मतलब उनके पास डिग्री थी लेकिन इंडस्ट्री को जो चाहिए था वो नहीं था। तो मैंने उसको तीन चीजों में क्लासिफाई किया था, तीन स्किल सेट में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट, स्टूडेंट्स वेर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक थी, इवन दो दे हैव डन द ग्रेजुएशन, वो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले रहे थे लेकिन इंग्लिश वीक थी। दूसरा, उनका जो टेक्निकल स्किल था वो भी कमजोर था, चाहे वो कंप्यूटर को लेकर के हो या फिर किसी और तरह की टेक्निकल स्किल हो, अकाउंटिंग हो या जो भी हो, टेक्निकल स्किल कमजोर था। और तीसरा, उनका मैनेजमेंट स्किल, चाहे वो कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स हो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हो। तो ये तीन चीजें जो है, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल और मैनेजमेंट स्किल, ये तीनों में पॉलिशिंग की और इन तीनों में ब्रशअप की रिक्वायरमेंट थी। सो वी यूज टू प्रोवाइड दैट फिनिशिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप कॉलेज से, बट करियर कैटलिस्ट हमारा इंस्टीट्यूशन हमने शुरू किया था 2004 में, जहां पर हम ये फिनिशिंग स्कूल के कॉन्सेप्ट पर लोगों को तैयार कर रहे थे। फिर हमने वहां पे एक और कॉन्सेप्ट शुरू किया, वी यूज टू अप्रोच द इंडस्ट्रीज, और उनको हम बोलते थे कि आपको किस तरह के लोग चाहिए और आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए और आपकी रिक्वायरमेंट पे हम ट्रेन कर देंगे। जैसा मेरी सुबह आपसे बात हो रही थी, आपने बताया आपके फ्रेंड यूएस में है, टेक्नोलॉजी में है, तो मैंने कहा कि उनको हमारे लोग पसंद आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो उनको क्या चाहिए वो मुझे बता दें, मैं अपने बच्चों को वो सिखा दूंगा और फिर उनको वो पसंद आ जाएंगे। ग्रेट तो ग्रेट। ये एक रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, कि भाई आपको क्या चाहिए बताइए, मैं सिखा के दे दूंगा आपको आपकी नीड पर। जैसे टाटा टेली सर्विसेज आई, उनको ट्रू वैल्यू स्टोर खोलना था, उनको पूरे बिहार में ट्रू वैल्यू स्टोर के लिए 150 लोग चाहिए थे। तो मैंने बोला कि आप एक काम करिए, आपके रिटेल के जो जो मॉड्यूल आप चाहते हो वो मुझे दे दो, आपके ट्रेनर का कॉस्ट बच जाएगा, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा दूंगा और आप उसमें से पसंद करके ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट लेकर के और उनको बोला था कि आपको ट्रेनर भी क्यों रखना है, आपके ट्रेनर का जो प्रोसेस ट्रेनिंग है वो मैं ही दे दूंगा, ठीक है। ब्यूटीफुल हाँ, ब्यूटीफुल। तो वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। और उस जमाने में हम लोग बहुत मैसिव इंटरव्यू करते थे। 2004 से लेकर के 2009 तक करियर कैटलिस्ट की जर्नी चली है, और हमारे लगभग 30,000 स्टूडेंट करियर कैटलिस्ट में हमने पूरे इंडिया में, और उस जमाने में जेनपैक्ट हो, कन्वर्जिस हो, सदरलैंड हो, विप्रो स्पेक्ट्रामाइंड था जो कि बाद में विप्रो बीपीओ हुआ, तो ये सारी कंपनियों में, इन्फोसिस का था, सबके बीपीओ थे, इन सब में हमारे बच्चे काफी जा रहे थे बिहार से। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में भी, डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में भी, टेलीकॉम कंपनियों में भी, और बैंकिंग में और इंश्योरेंस में, और फिर एक कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जो नेटवर्किंग होती है ना, जो सीसीएनए, सिस्को की ट्रेनिंग और राउटर स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन की ट्रेनिंग, तो मैं वो सब क्योंकि उसमें भी बहुत डिमांड थी, सारे जगह कंप्यूटराइजेशन। हाँ, जैसे पटना में जितने भी सरकारी बैंक थे उन सब में कंप्यूटराइजेशन हो गया था, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए वो टेक्निकल लोगों को रखते थे, और वो जो टेक्निकल लोगों को रखते थे वो थ्रू विप्रो रखते थे या थ्रू एचसीएल रखते थे, और विप्रो और एचसीएल को पटना में टेक्निकल वाले लोग चाहिए होते थे जिनको नेटवर्किंग आती हो, तो मैं उनको वो लोग प्रोवाइड कर देता था, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा था। और मतलब हम लोग मैसिव मैसिव इंटरव्यूज करते थे उस जमाने में। तो और इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, अचीवमेंट्स और एंडेवर्स में मैम का रोल, आई डोंट वांट टू फोकस फ्रॉम। क्योंकि मेरी काउंसलर भाग गई थी जब मैंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया था जी 2004 में, पेपर में ऐड दिया, और पेपर में जिस दिन ऐड दिया उसी दिन मेरी जो काउंसलर जिनको मैंने अपॉइंट किया था वो भाग गई फर्स्ट डे। तो हुआ कि भाई अब काउंसलर ही नहीं है तो जो फोन आ रहे हैं सब कितना हम लोग खुद से हैंडल करेंगे। तो जो मेरी ट्रेनर थी, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर नेहा, तो शी वॉज माई फर्स्ट एम्प्लॉय, फर्स्ट टीम मेंबर कहना चाहिए। शी इज वो मेरी अब बड़ी साली हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई एक लड़की को तो जानते हैं लेकिन थोड़ी नकचड़ी है, आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे देख लो। तो मैंने बोला ठीक है बुलाओ, अभी तो किसी से भी काम चलाना है, अभी तो वी नीड ए काउंसलर। तो मेगा आई एंड देन शी हैंडल द काउंसलिंग, और फिर अच्छा काम चल रहा है। Okay, great. And I love the point when you are being open, and that is the very concept of this whole show. बट अगर ये मेगा इस जर्नी में साथ नहीं होती तो ये जर्नी यहाँ तक नहीं पहुंचती। मुझे लगता है कि इसमें जितना बड़ा योगदान उसका है, या और भी मैं लोगों का नाम लूंगा, मैंने नेहा का नाम लिया, मैं नीरज पोद्दार का नाम लूंगा, वो मेरे साथ बहुत करियर कैटलिस्ट के जमाने से हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, एडमिन स्टाफ हैं जो कि मेरे साथ 15-15 सालों से हैं, और ये एक परिवार है पूरा। और मैं उन लोगों को भी यहाँ पर मतलब मैं क्रेडिट दूंगा कि जो आज भले साथ नहीं है हमारे, लेकिन किसी जमाने में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। तो ये सबका एक टीम एफर्ट रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।